हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम लोग कोचिन शिपयार्ड के करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बेसिस पे कंपनी के शेयर को स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये कोचिन शिपयार्ड का वन डे का चार्ट है। वन डे के चार्ट में ये बहुत दिनों से एक बुल ट्रेंड के अंदर था और यहाँ पे करेंटली एक बुल चैनल के आसपास आके ब्रेकआउट करने के बाद टू लेग फॉर्मेशन के साथ ये नीचे आया है और करेंटली यहाँ पे फ्लोट कर रहा है। और आज ही के दिन आप जानते हैं मोर देन 10% के आसपास इसने मूव लिया है। तो अगर आपके पास कंपनी का शेयर स्विंग ट्रेडिंग के लिए है तो करंट सिचुएशन में आपको किस तरीके से इस ट्रेड को मैनेज करना है, तो फर्स्ट हम लोग करंट चार्ट को थोड़ा समझने वाले हैं। तो यहाँ पे ये एक बेयर ट्रेंड के अंदर था, उसके बाद यहाँ से इसने बेयर चैनल लाइन को ब्रेकआउट किया, फिर ये एक बुल फ्लैग की तरह काम कर रहा है जहां पे ये था इसका फर्स्ट बॉटम, ये था सेकंड बॉटम, और सेकंड बॉटम के बाद इसने जनरली बुल फ्लैग को ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद फिर से ये नया बुल फ्लैग क्रिएट किया है। तो यहाँ पे भी ये फर्स्ट बॉटम और सेकंड बॉटम, और इसके बाद भी इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे भी इसने एक बुल फ्लैग का ही पैटर्न बनाया था। तो ये तीनों बुल फ्लैग मिला के यहाँ पे एक बेयर फ्लैग क्रिएट करता है, जहां पे बेयर फ्लैग का पोल ये है जो डाउन साइड का यहाँ पे मूवमेंट था, और उसके बाद ये तीन स्पाइक एक चैनल का फॉर्मेशन था जो कि है एक बेयर फ्लैग का फॉर्मेशन, और यहाँ से इसने बेयर फ्लैग को ब्रेकआउट किया है। और करंट सिचुएशन में यहाँ पे 1 स्पाइक और 2 स्पाइक हुआ है, मगर इस स्पाइक को भी हम लोग अगर पकड़ ले तो यहाँ पे करंटली 3 स्पाइक हुआ है। तो यहाँ पे ये थोड़ा कंफ्यूजन है कि करंट सिचुएशन में मार्केट क्या समझ रहा है, ये 3 स्पाइक कंप्लीट किया है या 2 स्पाइक। तो इस वजह से ट्रेड को मैनेज करना यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया है, मगर हम लोग एफिशिएंटली मार्केट के एनालिटिक्स को पढ़ के यहाँ पे हम लोग ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम पे यहाँ पे क्या हो सकता है उस बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो करेंटली आपका जो स्टॉप लॉस बन रहा है, ये जो स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे, यानी 969 के आसपास, और यहाँ पे जो आपका करेंट टेक प्रॉफिट बन रहा है वो है 1087.75, क्योंकि यहाँ पे पिछले टाइम आपके निकल जाने का टाइम था, क्योंकि लॉन्ग टाइम का जो एक ट्रेंड लाइन है या ट्रेंड चैनल लाइन है उसको ब्रेकआउट करने के बाद फिर ये देखिए ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, इमीडिएटली ये नीचे आ गया है। तो मैंने बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को कहा है, जब कोई चैनल लाइन के आसपास किसी शेयर का प्राइस आता है और वो बहुत दिनों से भाग रहा है तो वहां पे थोड़ा सा टेक प्रॉफिट लेना आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। तो आशा करते हैं यहाँ पे आपने थोड़ा टेक प्रॉफिट ले लिया होगा और फर्दर इसे टेल कर रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर आपने टेक प्रॉफिट नहीं लिया है तो फर्स्ट आपके लिए जो टेक प्रॉफिट अभी बन सकता है वो 1087.75 यानी करंट प्राइस के आसपास आपको थोड़ा सा टेक प्रॉफिट तो ले लेना है। और फर्दर अगर ये शेयर थोड़ा नीचे गिरता है आपके पास थोड़ा सा तो प्रॉफिट रहेगा, इसलिए आप थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहेंगे यहाँ पे। और ओवरऑल मार्केट का कंडीशन बहुत दिनों से आप जानते हैं एक बेयर चैनल क्रिएट करने की कोशिश में है, तो यहाँ पे भी एक ओवरऑल मार्केट के अंदर नेगेटिविटी है। तो उस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा टेक प्रॉफिट तो आपके लिए बनता था और यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा टेक प्रॉफिट ले लेना चाहिए। करीबन 50 to 60% भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, या एटलीस्ट आप 50% के आसपास तो ले ही ले। इसके बाद सेकंड जो आपके टेक प्रॉफिट का टारगेट होना चाहिए 1169 के आसपास, यानी ये जो ट्रेंड चैनल लाइन है इसके आसपास। और थर्ड जो आपके लिए टेक प्रॉफिट बन सकता है, ये जो प्रीवियस स्विंग पॉइंट का हाई है इसके आसपास, यानी 1259 के आसपास। और फोर्थ टेक प्रॉफिट भी यहाँ पे बनता है, वो कौन सा होगा, इस बीच में अगर कोई एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट करता है तो वहां से आपको सिंपली निकल जाना है और फर्दर वेट करना है कब अच्छा खासा पोजीशन बना है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पे आने वाले टाइम पे या इसी हफ्ते में दो सिचुएशन हो सकता है, या तो इसने ये जो अच्छा खासा एक मूव लिया है ऊपर टू लेग फॉर्मेशन के बाद, यानी ये टू लेग का एक पुल बैक किया है जो यहाँ पे बनता था, तो इसके बाद ये ऊपर इस टॉप के आसपास जाने की कोशिश करेगा। ये यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा कंसोलिडेट करके या छोटा छोटा बार क्रिएट करके ये ऊपर जाए, और यहाँ पे टच करने के बाद ये डबल टॉप बनाए और फिर ये एक टू लेग फॉर्मेशन का बिग यहाँ पे रिवर्सल टाइप पैटर्न क्रिएट करे या यहाँ पे बिग पुल बैक क्रिएट करे।
उसके बाद वो थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश करे, तो इस तरीके का एक फॉर्मेशन हो सकता है। और सेकेंड जो फॉर्मेशन हो सकता है, यहाँ पे जो बार क्रिएट किया है इसके साथ साथ और 2-3 बार ये ऊपर जाने के लिए क्रिएट करे, और यहाँ पे थर्ड पुश ये क्रिएट करे, यानी थर्ड जो यहाँ पे स्पाइक है वो क्रिएट करे, फिर यहाँ पे 2 लेग फॉर्मेशन के साथ वो नीचे आए, और जो 20 EMA है वो अच्छे तरीके से तोड़ के नीचे आए, और यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन एक चल रहा है उसे भी तोड़ के ये नीचे आए, फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करे थोड़ा सा, और यहाँ पे डबल टॉप बनाए, फिर ये एक बिग यहाँ पे रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट करे, जो कि मिनिमम 20 बार और 2 लेग का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे ये दो फॉर्मेशन अगर होता है तो उसके बाद आपको स्विंग ट्रेडिंग का नया अपॉर्चुनिटी मिलेगा। करेंट सिचुएशन में आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग का कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, मगर यहाँ पे अगर आप बेट लेना चाहते हैं कि हाँ इसने 2 लेग फॉर्मेशन तो किया था और उसके बाद आज ही के दिन अच्छा खासा मूव लिया है, तो यहाँ पे इसे थोड़ा कंसोलिडेट करना तो देना चाहिए, यानी एटलीस्ट यहाँ पे एक बार तो इसे बेयर में क्लोज करने देना है, या इसका जो आज का जो क्लोजिंग पॉइंट है उससे थोड़ा नीचे आके फिर ये बुल में यहाँ पे क्लोज करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप थोड़ा सा स्विंग पोजीशन ले सकते हैं, मगर आपके लिए जो स्टॉप लॉस होगा इनिशियल वो 969 के आसपास, और आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा, जैसे मैंने यहाँ पे टारगेट बताया है इस तरीके से आपको हर एक पॉइंट पे टारगेट मिलेगा। तो आपको कैलकुलेट करना है एटलीस्ट आपको यहाँ पे 1:1 मिल रहा है कि नहीं। अगर नहीं मिल रहा है तो ये ट्रेडर इक्वेशन थोड़ा गलत हो जाएगा, यहाँ पे आपको ट्रेड लेना सही नहीं होगा। और अगर आप कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, तो भी आपको कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को तो जरूर देखना है। अब यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगा। ये दिसंबर क्वार्टर में इसका जो रेवेन्यू था मार्च क्वार्टर में थोड़ा बढ़ गया, जून के क्वार्टर में फिर आप देख सकते हैं ये रेवेन्यू बहुत ज्यादा घट गया, उसके बाद सितंबर में भी थोड़ा बढ़ गया मगर मार्च से ज्यादा नहीं था। दिसंबर में ये बढ़ गया, तो इस दिसंबर को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद मार्च में भी बढ़ गया, तो यहाँ पे पिछले साल के जो दिसंबर है, दिसंबर से मार्च का थोड़ा ज्यादा था, जो कि यहाँ पे भी सही है। मगर यहाँ पे जून के क्वार्टर में आप देख सकते हैं कि थोड़ा पिछले साल में घट गया था, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मार्च के क्वार्टर में पिछले साल से घट गया था, और सितंबर के क्वार्टर में थोड़ा सा और बढ़ गया था, तो सितंबर के क्वार्टर में इस साल भी थोड़ा सा और बढ़ गया है। तो जब भी आप किसी भी कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को देखेंगे, इस तरीके से आपको इवेल्युएट करना है कि कैसे उसका पिछले साल का जो रेवेन्यू का फॉर्मेशन था हुआ है। यानी यहाँ पे दिसंबर से मार्च थोड़ा बढ़ गया है, फिर जून के क्वार्टर में थोड़ा सा कम हो गया है, फिर सितंबर में बढ़ गया है। तो इस साल भी क्या वो सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है? अगर वो फॉलो कर रहा है तो यहाँ पे कोई भी गलत चीज नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे लगेगा कि मार्च के क्वार्टर में इतना अच्छा खासा रेवेन्यू था और जून के क्वार्टर में इतना सारा गिर गया तो कंपनी अच्छा नहीं है। मगर ऐसा नहीं है, उसके रेवेन्यू का एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को अगर वो मैच कर रहा है तो उसका रेवेन्यू सही है। और यहाँ पे भी अगर हम लोग कैलकुलेट करें दिसंबर क्वार्टर से क्या मार्च क्वार्टर बढ़ गया है? हाँ बढ़ गया है, मगर पिछले साल के मार्च और दिसंबर क्वार्टर से बहुत ज्यादा कम है। तो यहाँ पे थोड़ा गलत चीज हो गया है, क्योंकि यहाँ पे इसका रेवेन्यू पिछले साल के दिसंबर और मार्च से ज्यादा आना चाहिए था, यहाँ पे रेवेन्यू खराब आया है। तो रेवेन्यू के साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी आप लोगों को देखना चाहिए, क्या ये मेंटेन हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा गिर गया है जून के क्वार्टर में, और पिछले 2 क्वार्टर से भी ये गिर रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रेवेन्यू में भी इसका सेम प्रॉब्लम है। मगर यहाँ पे इंटरेस्ट पेएबल ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, वो मॉडरेट पोजीशन पे है, और जून के क्वार्टर में वो अच्छा खासा कम किया है पिछले साल के जून के क्वार्टर से। तो ये एक अच्छा चीज है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर मेंटेन कर पा रहा है, पिछले साल के जून से इस साल का जून। मगर उससे पहले का जो क्वार्टर से वो थोड़ा यहाँ पे खराब आया था। तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को ट्रैक करते रहना है कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है फिनेंशियल वाइज। तो ईयर ऑन ईयर रिजल्ट के अंदर अगर आप देखेंगे मार्च 2018 के बाद से मार्च 2020 तक ये अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया है। उसके बाद ये लगातार फ्लैक्चुएट कर रहा है, जैसे कि मार्च 2021 के बाद मार्च 2002 में यहाँ पे अच्छा खासा रेवेन्यू इसने जनरेट किया था, मगर ये 2020 से कम था। और यहाँ पे मार्च 2023 में भी ये बहुत कम आया था, मगर यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ में थोड़ा ज्यादा आया है, जैसे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर का रेवेन्यू इंप्रूव हुआ है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर के रेवेन्यू को ट्रैक करते रहिए, उससे आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट ईयर का जो यहाँ पे एनुअल रिजल्ट आने वाला है वो किस तरीके का आने वाला है। रेवेन्यू के साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे लगातार गिर रहा है, जो एक अच्छा चीज नहीं है। मगर यहाँ पे कंपनी अपने
इंटरेस्ट पेएबल को कम कर रहा है, जो कंपनी के लिए एक अच्छा बात है। रेवेन्यू के साथ साथ नेट प्रॉफिट का भी हाल कंपनी ने सेम किया है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी कम हो रहा है धीरे धीरे, और उसके साथ साथ नेट प्रॉफिट मार्जिन भी। तो कंपनी को ये सारा चीज सुधारना चाहिए, नहीं तो कंपनी का जो आरओई है वो भी घट जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और कंपनी का डेट टू इक्विटी भी यहाँ पे अच्छा खासा है, यानी कंपनी के अंदर डेट नहीं है। अगर आप कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हैं तो गवर्नमेंट का कंपनी है, और यहाँ पे डूबने का चांसेस 99.9% नहीं है। मगर इसका जो फिनेंशियल्स है उतना अच्छा भी नहीं कर रहा है, तो इसलिए अगर आप इसके ऊपर बेट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, मगर कम लगाइए। अगर ये टर्न अराउंड होता है तो अच्छा खासा आपका प्राइस एप्रिसिएशन हो जाएगा यहाँ पे। अगर मैं मेरा ओपिनियन बताऊं, अगर कोई भी अच्छा इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी नहीं रहता तब मैं इस कंपनी के अंदर थोड़ा सा ही बेट लेता, उससे ज्यादा नहीं। तो स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के किसी भी टॉपिक या इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन और डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे मैंने एक एक्सेल शीट शेयर किया है जिसके अंदर बहुत सारा स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी अभी भी मौजूद है, जहां पे चार्ट एनालिसिस के साथ आप लोगों को समझाया है कहां पे एंट्री, एग्जिट और टेक प्रॉफिट लेना है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन करके वो एक्सेल शीट एक्सेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।